नमस्कार दोस्तों, जीसीटी का ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। मैं ओम प्रकाश जाट आपके यहाँ लेके आया हूँ वनस्पति विज्ञान की कक्षाएं। जैसे पिछली क्लास में अपन वनस्पति विज्ञान के बारे में पढ़ रहे थे, तो आज अपन दोस्तों आगे चलते हैं और आज देखो दोस्तों, अपने आपको पता है कि वनस्पति विज्ञान में यानी बॉटनी के अपने 3 पेपर चलते हैं। कितने पेपर चलते हैं दोस्तों? 3 पेपर। बॉटनी के 3 पेपर हैं अपने पास, और 3 पेपर में आज अपन फर्स्ट पेपर ले रहे हैं जिसका नाम है सूक्ष्म जीव विज्ञान। इसका नाम है दोस्तों सूक्ष्म जीव विज्ञान। सूक्ष्म जीव विज्ञान, कवक विज्ञान, व पादप रोग विज्ञान। सूक्ष्म जीव विज्ञान से मतलब यानी माइक्रो माइक्रो एनिमल्स, और कवक विज्ञान यानी माइकोलॉजी, और पादप रोग विज्ञान यानी जो पादपों में होने वाले प्रमुख रोग है उनके बारे में इस बुक में अपन अध्ययन करेंगे। और आज का अपना टॉपिक है दोस्तों सूक्ष्म जीवों का परिचय। सूक्ष्म जीवों का परिचय। तो सूक्ष्म जीव होते क्या है, इनका इतिहास क्या है, उसके बारे में दोस्तों अपन पढ़ेंगे इस बार। हाँ तो दोस्तों, सूक्ष्म जीव क्या होते हैं? सूक्ष्म जीव क्या होते हैं? सूक्ष्म जीव वे जीव जिन्हें नग्न आंखों से नहीं देखा जा सकता है, उन्हें क्या कहते हैं दोस्तों? सूक्ष्म जीव। यानी नग्न आंखों से नहीं देखा जा सकता, नग्न आंखों से। नग्न आंखों से नहीं देखा जा सकता। तो इनके लिए देखने के लिए किसकी आवश्यकता होगी दोस्तों? इनको देखने के लिए सूक्ष्मदर्शी की आवश्यकता होगी। किसकी आवश्यकता होगी? सूक्ष्मदर्शी की। दो माइक्रोस्कोप जिसे बोलते हैं। सूक्ष्मदर्शी। अब दोस्तों आपको बताइए, इनको देखने के लिए सूक्ष्मदर्शी की आवश्यकता होगी, तो इन जीवों का उदय कब हुआ और कब से इनके बारे में अध्ययन किया जाने लगा? दोस्तों 16वीं शताब्दी में जब सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार हुआ, तब से इनका अध्ययन विस्तृत रूप से किया जाने लगा। जैसे एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने सूक्ष्मदर्शी की खोज की थी दोस्तों। इसके बाद में अति सूक्ष्मदर्शी की खोज हुई। अति सूक्ष्मदर्शी की खोज दोस्तों किसने की थी? जिगमोंडी ने। जिगमोंडी। इसके बाद एक इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी आया। इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी। इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की खोज दोस्तों 1932 में नोल एवं रस्का नामक 2 वैज्ञानिक थे। नोल व रस्का, इन दोनों वैज्ञानिकों ने इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की खोज की, जिससे सूक्ष्म जीवों के बारे में क्या किया जाने लगा? विस्तृत रूप से अध्ययन। अब सूक्ष्मदर्शी की खोज के बाद क्या देखा भाई? सर्वप्रथम इनका देखा ही भाई कोशिका संरचना। क्या देखा दोस्तों? कोशिका संरचना के बारे में देखा इन दोनों ने, और कोशिका संरचना के बारे में बताया दोस्तों भाई किस प्रकार की इनमें कोशिका होती है। तो दोस्तों सबसे पहले तो अपन बात कर लेते हैं ये किसके बने होते हैं। तो शरीर कैसा होता है? इनका शरीर होता है एक कोशिकीय, एक कोशिकीय व बहुकोशिकीय, बहुकोशिकीय। दोनों प्रकार का होता है। अति सूक्ष्म होते हैं
ये अपन बात कर चुके हैं दोस्तों, सूक्ष्म होते हैं। और जब यानी कोशिका की संरचना देखी गई तो इनको दो भागों में बांटा गया। कितने भागों में बांटा गया? दो भागों में। किसके आधार पर? कोशिका संरचना के आधार पर। कोशिका संरचना के आधार पर, संरचना के आधार। कोशिका संरचना के आधार में सूक्ष्म जीव दो प्रकार के होते हैं दोस्तों। कौन कौन से? एक तो होता है प्रोकैरियोटिक और एक होता है यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक, प्रोकैरियोटिक और दूसरा होता है दोस्तों यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सूक्ष्म जीव। अब बात करते हैं अपन प्रोकैरियोटिक सूक्ष्म जीवों के बारे में। प्रोकैरियोटिक सूक्ष्म जीव। प्रोकैरियोटिक सूक्ष्म जीवों में क्या होता है दोस्तों? इनमें जो होता है यानी केंद्रक जो इनके अंदर होता है, केंद्रक कला का आवरण नहीं पाया जाता। केंद्रक के ऊपर कला का आवरण नहीं पाया जाता है, अर्थात इसको क्या बोल सकते हैं? आद्य प्रकार का, कम विकसित आद्य प्रकार का केंद्रक उपस्थित होता है। आद्य प्रकार का केंद्रक उपस्थित होता है। और इसमें एग्जाम्पल है जीवाणु, जीवाणु साइनोबैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया व विषाणु, इनको रखा गया है। अब प्रोकैरियोटिक सूक्ष्म जीवों में क्या क्या इनकी विशेषताएं? अब कोशिका का, प्रोकैरियोटिक कोशिका जब अध्ययन करते हैं दोस्तों तो पता चलता है कि ये दो भागों में बटी होती है। इसकी संरचना कितने भागों में बटी होती है? दो भागों में। एक तो होता है कोशिका द्रव, कोशिका द्रव या कोशिका द्रव्य जिसे बोलते हैं, यानी साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म। दूसरा है केंद्रक द्रव, केंद्रक द्रव जिसे क्या बोलते हैं दोस्तों? न्यूक्लियोप्लाज्म, न्यूक्लियोप्लाज्म। अब बात करते हैं कोशिका द्रव में। कोशिका द्रव में क्या क्या पाया जाता है? कोशिका द्रव में दोस्तों इसमें 70S प्रकार के राइबोसोम पाए जाते हैं। सबसे पहले क्या पाए जाएंगे? 70S प्रकार के राइबोसोम। अब दोस्तों जब राइबोसोम आ गए तो राइबोसोम क्या कार्य करते हैं? राइबोसोम का कार्य होता है प्रोटीन का संश्लेषण करना। किसका संश्लेषण करना दोस्तों? प्रोटीन का संश्लेषण करना, प्रोटीन का संश्लेषण, प्रोटीन का संश्लेषण करना। अब जो 70S है, ये S क्या है दोस्तों? ये है स्वेडबर्ग इकाई, स्वेडबर्ग इकाई यानी अवसादन गुणांक की इकाई। और ये दो भागों में बटी होती है, यानी 70S में भी कितने होते हैं? दो, 50S और 30S। आगे चलते हैं दोस्तों। फिर कोशिका के अंदर क्या उपस्थित होगा? केंद्रक द्रव के अंदर, केंद्रक द्रव के अंदर भरा रहता है क्रोमेटिन जाल। क्या होता है? क्रोमेटिन जाल, क्रोमेटिन जाल। और केंद्रक द्रव कैसा रहेगा? इसमें केंद्रक द्रव रहेगा गाढ़ा, केंद्रक द्रव्य सघन, इसे गाढ़ा बोल सकते हैं, सघन व तंतुमय रूप में उपस्थित होता है, तंतुमय रूप में। केंद्रक द्रव के अंदर, केंद्रक द्रव के अंदर, केंद्रक द्रव के अंदर द्विकुंडलित, द्विकुंडलित, द्विकुंडलित DNA
डीएनए उपस्थित होता है, जो कैसा होता है, बिना हिस्टोन प्रोटीन के बना हुआ, बिना हिस्टोन प्रोटीन से निर्मित, बिना हिस्टोन प्रोटीन के निर्मित। अगली विशेषता की बात करें तो दोस्तों जो प्रोकैरियोटिक कोशिका होती है उनमें समसूत्री विभाजन व अर्धसूत्री विभाजन नहीं होता है, अर्धसूत्री विभाजन नहीं होता है। तो ये विभाजन कैसे करेगी दोस्तों, इनमें जनन होगा द्विविखंडन की क्रिया के द्वारा। किसके द्वारा, द्विविखंडन के द्वारा, द्विविखंडन की क्रिया के द्वारा, यानी बाइनरी फ्यूजन की क्रिया के द्वारा इनमें दोस्तों जनन होता है। नेक्स्ट है, हाँ दोस्तों प्रोकैरियोटिक कोशिका में सबसे पहले अपन लेते हैं जीवाणु। क्या ले लेते हैं दोस्तों, जीवाणु। जीवाणु के ऊपर कोशिका भित्ति का क्या पाया जाता है दोस्तों, आवरण। कोशिका भित्ति का आवरण पाया जाता है। ये जो कोशिका भित्ति होती है वो किसकी बनी होती है दोस्तों, म्यूकोपेप्टाइड की बनी होती है दोस्तों। किसकी बनी होती है, म्यूकोपेप्टाइड, म्यूकोपेप्टाइड। अगली विशेषता है दोस्तों इसमें गोल्जी बॉडी, गोल्जी बॉडी का अभाव है। वही 70S राइबोसोम इसमें उपस्थित होंगे। और जीवाणु कैसे होते हैं दोस्तों, लाभदायक। कुछ जीवाणु होते हैं लाभदायक, कुछ होते हैं हानिकारक जीवाणु। जैसे दही के अंदर पाया जाता है एक जीवाणु, कौन सा, लैक्टोबैसिलस जीवाणु, लैक्टोबैसिलस जीवाणु, लैक्टोबैसिलस जीवाणु जो क्या है दोस्तों, यूजफुल है, उपयोगी है, किसके लिए, मानव के लिए उपयोगी होता है। दूसरा इसमें केंद्रक कैसा प्रकार का होगा, केंद्रक आद्य प्रकार का विकसित होगा, आद्य प्रकार। और जो केंद्रक द्रव के अंदर, केंद्रक द्रव के अंदर क्रोमेटिन होगा, डीएनए क्रोमेटिन, वो डीएनए द्विकुंडलित होगा और द्विकुंडलित होने के साथ ही बिना हिस्टोन प्रोटीन से निर्मित होगा, बिना हिस्टोन प्रोटीन से निर्मित होगा। अब बात करते हैं दोस्तों, नेक्स्ट है साइनोबैक्टीरिया। क्या दोस्तों, सेकंड है साइनोबैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया। साइनोबैक्टीरिया को क्या बोलते हैं दोस्तों, BGA। बी का मतलब ब्लू ग्रीन एल्गी। क्या होता है, ब्लू ग्रीन एल्गी। ब्लू का मतलब नील, ग्रीन से हरा हरित, और एल्गी यानी मतलब शैवाल, नील हरित शैवाल जिसे बोलते हैं दोस्तों। साइनोबैक्टीरिया कैसे होते हैं, एक कोशिकीय। कैसे होते हैं, एक कोशिकीय होते हैं। जो अधिकांश कैसे होते हैं, विषम कोशी, अधिकांश विषम कोशी। विषम कोशी, सॉरी अधिकांश नहीं होगी, ये तो स्वयं कोशी होंगे, जो स्वयं कोशी होंगे दोस्तों, स्वयं कोशी। हाँ, ब्लू ग्रीन एल्गी इनका नाम
होता है दोस्तों। अब इनका ब्लू ग्रीन एल्गी जो नाम होता है वो किस वजह से होता है? इसमें अंदर क्या पाया जाता है दोस्तों? फाइकोसाइनिन, फाइकोसाइनिन, फाइकोसाइनिन व फाइकोइरिथ्रिन वर्णक होते हैं, वर्णक होते हैं जिससे ये नीले हरे दिखाई देते, नीले हरे दिखाई देते हैं। कहाँ पर पाए जाते हैं दोस्तों? ये पाए जाते हैं दोस्तों अलवणीय जल, अलवणीय जल। अलवणीय जल का मतलब क्या होता है दोस्तों? स्वच्छ वाटर यानी स्वच्छ पानी, मीठा पानी, स्वच्छ या मीठा पानी। दूसरा समुद्री जल, समुद्री जल जिसे बोलते हैं एक्वाटिक वाटर। समुद्री जल में मृदा में पाए जाते, मृदा में पाए जाते हैं। अगला अगला जो पॉइंट है दोस्तों, इसमें लैंगिक जनन नहीं होता है, लैंगिक जनन, लैंगिक जनन नहीं होता है। अगला पॉइंट है लैंगिक जनन नहीं होता है। एग्जाम्पल है इसके नोस्टॉक, नोस्टॉक, एनाबिना, एनाबिना, ओसिटेलेरिया, 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 नोस्टॉक, एनाबिना और एसिटेलोरिया। अगला पॉइंट है ये स्वयं पोषी होते हैं। कैसे होते हैं दोस्तों? स्वयं पोषी होते हैं तथा इनका जो शरीर होता है एक कोशिकीय, एक कोशिकीय व तंतुवत नहीं होते हैं ये दोस्तों, एक कोशिकीय व तंतुवत नहीं होते हैं। जैसे अधिकतर शैवाल होती है ना तंतुवत, तंतुओं के रूप में, ऐसे दोस्तों तंतु के रूप में, तो उनमें क्या होता है? अब इनमें दोस्तों प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होगी, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होगी दोस्तों। तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होगी तो ये अपना भोजन क्या कर लेंगी? अपना भोजन स्वयं बनाएंगी, अपना भोजन स्वयं निर्मित करती, स्वयं निर्मित करती है। अगला पॉइंट है दोस्तों अपना यूकेरियोटिक कोशिका, यूकेरियोटिक, यूकेरियोटिक कोशिका। यूकेरियोटिक कोशिका में क्या होता है दोस्तों? यूकेरियोटिक कोशिका में जो केंद्रक है वो क्या आता है? सुसंगठित प्रकार का होता है, जिससे जिसके अंदर क्या भरा रहता है? क्रोमेटिन तंतु। और इसके अंदर केंद्रिका क्या होती है दोस्तों? पाई जाती है, जो कितने रूप में पाई जाएगी? एक या अधिक रूप में पाई जाएगी, जिसमें क्या भरा रहता है? आरएनए भरा रहता है दोस्तों। अब मैं बात कर रहा हूँ यूकेरियोटिक कोशिका की। यूकेरियोटिक कोशिका में दोस्तों दो कोशिकाएं को सम्मिलित किया गया है। कोशिकाएं, दो कोशिकाएं, एक है पादप और दूसरा है जंतु कोशिका। पादप कोशिका, दूसरा है जंतु कोशिका, जंतु कोशिका। पादप कोशिका में क्या होता है दोस्तों? कोशिका भित्ति का आवरण पाया जाता है, कोशिका भित्ति, इसे बोलते हैं सेल वॉल। सेल वॉल का क्या पाया जाता है? आवरण, आवरण पाया, आवरण पाया जाता है। किसकी बनी होती है दोस्तों?
पादपों में ये बनी होती है सेल्यूलोज की। किसकी? सेल्यूलोज की। जंतुओं में कोशिका भित्ति का क्या होता है? अभाव होता है दोस्तों, कोशिका भित्ति का अभाव। कोशिका भित्ति का अभाव। क्या क्या पाए जाएंगे दोस्तों यूकेरियोटिक कोशिका में? माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी, गोल्जी बॉडी, अंतःप्रद्रवी जालिका, अंतःप्रद्रवी जालिका आदि कोशिकांग पाए जाते हैं। जैसा कि मैंने बताया केंद्रक कैसा होगा? सुविकसित होगा, केंद्रक होगा सुविकसित, विकसित केंद्र, सुविकसित केंद्रक, जिसमें केंद्रक के चारों ओर क्या होगा? केंद्रक कला का आवरण पाया जाएगा, केंद्रक कला का आवरण पाया, केंद्रक कला का आवरण। अब इसके जो कोशिकांग, कोशिका द्रव है इसका दोस्तों, कोशिका द्रव में विभिन्न प्रकार के कंकाल तंत्र पाए जाते हैं, विभिन्न प्रकार के कंकाल तंत्र पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं दोस्तों? विभिन्न प्रकार के कंकाल तंत्र, जिसमें एक है अंतःप्रद्रवी जालिका। अंतःप्रद्रवी जो जालिका है, अंतःप्रद्रवी जालिका जिसे बोलते हैं अंतःप्रद्रवी जालिका, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम शॉर्ट फॉर्म हो गई दोस्तों ER। अब जो अंतःप्रद्रवी जालिका है ये कहाँ से फैली होती है? ये कोशिका कला से, कोशिका कला से केंद्रक कला, कोशिका कला से केंद्रक कला तक जुड़ी होती है, कोशिका कला से केंद्रक कला तक जुड़ी होती है। इसके ऊपर क्या पाए जाते हैं दोस्तों? राइबोसोम, राइबोसोम्स पाए जाते हैं। अब कोशिका में जो इसकी जो कोशिका है यूकेरियोटिक कोशिका, इसमें भी दो प्रकार के राइबोसोम पाए जाएंगे दोस्तों, जो अपन आगे पढ़ेंगे किसके बाद? अंतःप्रद्रवी जालिका के बाद। अंतःप्रद्रवी जालिका को ले लेते हैं दोस्तों। पहले दो प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है दोस्तों? दो प्रकार की होती है। एक है कणिका में अंतःप्रद्रवी जालिका, कणिका में अंतःप्रद्रवी जालिका, जिसे बोलते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, अंतःप्रद्रवी जालिका, अंतःप्रद्रवी जालिका। इसके ऊपर क्या होता है दोस्तों? राइबोसोम होते हैं ना दोस्तों, जो राइबोसोम्स, राइबोसोम्स का क्या पाया जाता है? आवरण पाया जाता है। राइबोसोम इसके ऊपर उपस्थित होते हैं, जो किसका कार्य करते हैं? प्रोटीन संश्लेषण का कार्य करते हैं दोस्तों। किसका कार्य करते हैं? प्रोटीन संश्लेषण का, प्रोटीन संश्लेषण का कार्य करते हैं, प्रोटीन संश्लेषण का कार्य करते हैं। फोटोसिंथेसिस हो गया। अब बात करते हैं दूसरा दोस्तों, कणिका में हो गई एक तो, और दूसरी है स्मूथ चिकनी अंतःप्रद्रवी जालिका, चिकनी अंतःप्रद्रवी जालिका, चिकनी अंतःप्रद्रवी जालिका। इसके ऊपर क्या होगा दोस्तों? ये चिकनी कैसी है दोस्तों? इसके ऊपर राइबोसोम का कोई आवरण नहीं पाया जाएगा, जिससे ये क्या है? चिकनी होती है। और ये किसकी बनी होती है दोस्तों? इसके ऊपर फॉस्फोलिपिड्स वगैरह पाई जाती है। क्या पाई जाती है? फॉस्फोलिपिड्स वगैरह पाई जाती है, जिससे ये चिकनी होती है, फॉस्फोलिपिड्स, फॉस्फोलिपिड्स पाई जाती है। अब बात करें दोस्तों राइबोसोम की।
यूकेरियोटिक कोशिकाओं में दो प्रकार के राइबोसोम पाए जाते हैं। कितने प्रकार के? दो प्रकार के। हमें राइबोसोम कितने प्रकार के होते हैं? 2 टाइप्स, 2 प्रकार। एक तो होता है दोस्तों 80S प्रकार की, और दूसरा होता है दोस्तों 70S प्रकार की। 70S प्रकार के, और इनकी फिर 80S और 70S की भी दो क्या है? उप इकाइयां हैं। अब बात करें 80S राइबोसोम पाए जाएंगे कहाँ पर? यूकेरियोटिक कोशिका के कोशिका द्रव के ऊपर, या द्रव के अंदर, मानते हैं दोस्तों द्रव के अंदर। अब बात करें 70S राइबोसोम। 70S राइबोसोम सिर्फ माइटोकॉन्ड्रिया व हरित लवक के ऊपर पाए जाते हैं। हरित लवक के ऊपर पाए जाते हैं। अगला पॉइंट है केंद्रक के अंदर। यूकेरियोटिक कोशिका जो केंद्रक होता है, केंद्रक के अंदर क्या पाई जाती है दोस्तों? केंद्रिका पाई जाती है। और इस केंद्रिका में क्या पाया जाता है दोस्तों? आरएनए, राइबोसोमल आरएनए जिसे बोलते हैं, राइबोसोमल आरएनए। और केंद्रिका में निर्माण होता है राइबोसोमी प्रोटीन का, प्रोटीन लिपिड का व अन्य खनिज पदार्थों का, अब बात करते हैं दोस्तों यूकेरियोटिक कोशिका किस किस में पाई जाती हैं। यूकेरियोटिक कोशिका पाई जाती है ब्रायोफाइट्स पादपों में, ब्रायोफाइट्स पादपों में, टेरिडोफाइट्स पादपों में, टेरिडोफाइट्स पादपों में हो गया, जिम्नोस्पर्म पादपों में हो गया, जिम्नोस्पर्मी पादपों में। नेक्स्ट है आवर्तबीजी या एंजियोस्पर्मी पादपों में, आवर्तबीजी यानी एंजियोस्पर्मी पादपों में, एंजियोस्पर्मी पादपों में जिम्नोस्पर्म को बोलते हैं अनावर्तबीजी। और आवर्तबीजी का मतलब है दोस्तों बीज का जो आवरण पाया जाता है उसके आधार पर अनावर्तबीजी। नाम से पता चलता है कि जिसके बीजों के ऊपर आवरण नहीं पाया जाता हो उसे क्या कहेंगे दोस्तों? अनावर्तबीजी या जिम्नोस्पर्मी पादप। और इनमें कोशिकाएं कैसे होंगी? यूकेरियोटिक कोशिकाओं का ये बना होता है। दूसरा है आवर्तबीजी अगला नेक्स्ट, और ये है एंजियोस्पर्मी जिसे बोलते हैं, एंजियोस्पर्मी पादप। और इसके ऊपर क्या पाया जाता है दोस्तों? बीजों के ऊपर आवरण पाया जाता है दोस्तों। इसके अलावा जो उच्च जंतु है, उच्च जंतुओं की कोशिकाएं किसकी बनी होती है? कोशिकाएं भी यूकेरियोटिक कोशिकाओं से ही बनी होती है दोस्तों। इसी के साथ ही आज अपन ने ये चैप्टर पढ़ा और अपन नेक्स्ट चैप्टर कल पढ़ेंगे दोस्तों। थैंक यू।